हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने चैनल एशियन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम ज्योग्राफी की सीरीज़ शुरू करेंगे, जिसमें आज हम भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। भारत की स्थिति एवं विस्तार आज पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको सबसे पहले मैप बना लिए। भारत की स्थिति एवं विस्तार को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैप में समझ होनी चाहिए। चाहे आप विश्व भूगोल पढ़ें, चाहे भारत का भूगोल पढ़ें, सभी का मैप को आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम मैप एक बना लेते हैं। मुझ पे आता है, जैसा मैं बना ले रहा हूँ, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। आप अच्छा मैप मुझसे भी अच्छा बना सकते हैं। आपको एक थोड़ा मैप ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा पॉइंट लिख ले रहा। तो नंबर 1, सबसे पहले एक पॉइंट डाल लें। भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, बेसिक पॉइंट है वो आपको। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। सेकंड यहीं लिख लें। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। तो आपको इतना हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 देख लें। प्रश्न का है, आपको ये पॉइंट है थोड़े जो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। भारत का क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। 7वें स्थान में सबसे पहले कौन कौन आता है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1 सबसे पहले आ जाता है रूस। रूस के बाद आ जाता है नंबर 2 पर कनाडा। कनाडा के बाद आ जाता है अपना चीन। चीन के बाद आ जाता है अपना यूएसए। यूएसए के बाद आ जाता है अपना ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। और 7वें स्थान पर कौन आता है, भारत। ठीक। अब जनसंख्या में भारत दूसरे स्थान पर आता है। तो सबसे पहले पे कौन आता है, चीन। उसके बाद भारत। उसके बाद अमेरिका। उसके बाद
इंडोनेशिया, और नंबर 5 पे आता है ब्राज़ील। ये आपको कोई स्पेशल क्लास नहीं है कि जैसे कई लोग ऐसा ही स्पेशल लिया, ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो हमने ये देख लिया। अब जैसे ये देख लें, परसेंट देख लें थोड़ा भारत का विश्व की जनसंख्या में। भारत का परसेंट है, विश्व की जनसंख्या में भारत का परसेंट 70.5% है, 17.5% है। तो दोस्तों ये आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आपने नोट किया होगा कि ब्राज़ील क्षेत्रफल में प्लस जनसंख्या में पाँचवा स्थान रखता है। ठीक, अब ये तो हो गया अपने पॉइंट। अब चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। अब देखते हैं भारत पृथ्वी पर कहाँ स्थित है। देखो ये रही हमारी पृथ्वी। पृथ्वी को बराबर 2 गोलार्धों में बांटती है उस रेखा को या उस अक्षांश को विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटता है। तो उससे जैसे आपको पता है होगा, ये कौन सा है, उत्तरी ध्रुव। ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव। तो ये 2 गोलार्धों में बांटती है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा अपना उत्तरी गोलार्ध, और इधर क्या हो गया जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। जीरो डिग्री अक्षांश पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ से एक और अक्षांश गुजरता है जिसे कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तर, इसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। अब इधर ये होती है दोस्तों 23.5 डिग्री साउथ, इसे बोलते हैं मकर रेखा। एक और अक्षांश गुजरता है जिसे बोलते हैं हम 66.5 नॉर्थ,
अंटार्कटिक अंटार्कटिक बोलते हैं इसे। और एक 66.5 नॉर्थ होता है, उसे आर्कटिक व्रत कहते हैं। ये दोस्तों अक्षांश कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, एक अक्षांश कभी दूसरे अक्षांश को नहीं काटता है, और दो अक्षांशों के बीच हमेशा दूरी समान रहती है। तो नोट कर लें, इसे यहाँ नोट कर देते हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। और दो अक्षांशों के बीच समान दूरी होती है। ठीक है दोस्तों, ये अक्षांश के बारे में हो गया। अब देखो, ये रहा हमारा सूर्य। सूर्य लंबवत केवल इतने क्षेत्रफल पर होता है, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर और विषुवत रेखा पर। दोस्तों, यह सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को सीधी रेखा पड़ती हैं। कहने का मतलब लंबवत। लंबवत कब होता है? 21 जून को। कब? कर्क रेखा पर। और मकर रेखा पर यह दोस्तों 22 दिसंबर को होता है। तेईस सितंबर और 21 मार्च। इक्कीस मार्च, 23 सितंबर। दोनों दिन यह दोस्तों विषुवत रेखा पर लंबवत इसकी किरणें देखो दोस्तों, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत सीधी कब पड़ेंगी? 21 जून को। इस दिन दोस्तों दिन और रात उत्तरी गोलार्ध में समान पड़ेंगे। जैसे कर्क रेखा में तो इस दिन को रात और दिन बराबर होंगे, ऐसे ही मकर रेखा पर जितने देश पड़ते हैं उन 22 दिसंबर को उन सभी में दिन और रात बराबर होंगे। अब विषुवत रेखा पर दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को, 23 सितंबर इन दोनों तारीखों पर सूर्य की किरणें सीधी लंबवत विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। तो इस दिन यह दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में समान दिन तथा समान रातें होती हैं। तो इन दोनों को आप नोट कर लें। मैंने बोल दिया है, मैं बोलता जाता हूँ, उसे नोट कर लिया करें, क्योंकि इतना बोर्ड नहीं है जिससे मैं आपको सभी बातें नोट करा पाऊँ। तो मैंने आपको क्या बताया? कर्क रेखा पर 21 जून को पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें लंबवत सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती हैं और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये तो रही अक्षांशों की बात, लेकिन गोलार्धों पर जैसे ये आपने आर्कटिक व्रत है, इन पर तिरछी पड़ती हैं, लंबवत नहीं पड़ पाती हैं। और उत्तरी ध्रुव पर तो पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा होता है। क्योंकि ध्रुवों पर क्या होता है, 6 महीने की रात। तो नोट कर लो, 6 माह की रात। ठीक, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 6 माह की रात होती है और 6 माह का दिन होता है। तो यहाँ पर इस पर लंबवत किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, ये तिरछी होकर पड़ती हैं। यहाँ पर तो ध्रुवों पर तो पहुँच ही नहीं पाती हैं, लेकिन एक आर्कटिक व्रत है और उधर अंटार्कटिक है, इन पर थोड़ा इतना नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये तो रही अपनी ये बात, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब चलते हैं, ये तो हो गया अक्षांश की बात। अब चलते हैं देशांतर। आप सभी को पता होगा भारत के बीचों बीच होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क। तो कर्क रेखा कहाँ है? ये तो हमारा भारत कहाँ होगा? ये हमारा भारत है। यहाँ पर कर्क रेखा बीचों बीच होकर गुजरती है। अब देशांतर। ये दोस्तों देशांतर, यह है 0 डिग्री देशांतर। दोस्तों 0 डिग्री देशांतर को हम मानक समय रेखा मानते हैं। 0 डिग्री देशांतर मानक समय रेखा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। ठीक, अब दोस्तों ये क्या होता है, ये दूसरे को, जैसे ये उत्तरी ध्रुव से चलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर ये मिल जाती हैं, तो इनके बीच की दूरी समान नहीं होती। जैसे दो देशांतरों के, यहाँ दो अक्षांशों के बीच तो दूरी समान थी, लेकिन दो देशांतरों के बीच समान नहीं होती है, क्योंकि ये दो, अब सर्वाधिक दूरी दो से देशांतरों के बीच कहाँ पर होती है? विषुवत वृत्त पर, विषुवत रेखा पर यहाँ पर सर्वाधिक दूरी होती है दो देशांतरों के बीच। लेकिन क्या होता है, जब ये दक्षिण ध्रुवों के पास जाने पर इनके बीच की दूरी घटती जाती है। आपने देखा यहाँ से यहाँ दूरी है, देखो यहाँ पर नहीं जाकर मिल जाएगी और 0 हो जाती है यहाँ जाकर। तो हम कह सकते हैं दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ होगी? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। अब दोस्तों ये देख लें, दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है? ग्यारह 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ऐसे ही इतना मान लेते हैं, लगभग मान लेते हैं। ठीक दोस्तों, ये हो गया इतनी बात। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो। अब हम अपनी क्लास को आगे चला बढ़ते हैं। अब दोस्तों तुम्हें पता होना चाहिए, अब देशांतर और अक्षांशों को हमें आवश्यकता प्रयोग कहाँ होता है। जैसे दोस्तों ये बना लिया हमने अक्षांश, और ये मान लिया देशांतर, और ये है 0 डिग्री, ये है कर्क रेखा 0 डिग्री, और ये है 2 3। यहाँ मान लो कोई स्थान है, तो अक्षांश और देशांतरों को हम किस लिए प्रयोग करते हैं? किसी स्थान की स्थिति जानने के लिए। तो जैसे कोई यहाँ पर कोई स्थान है, तो इसकी स्थिति कैसे जानेंगे? तो हम कहेंगे 2 डिग्री देशांतर तथा ये मान लो 0 डिग्री या 1 डिग्री अक्षांश
की स्थिति पर यह स्थान स्थित होता है। तो इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी स्थान की स्थिति पता का याद करने में। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया यहाँ पर। अब हमारा भारत है यहाँ, ये भारत है, तो यहाँ से कौन सा अक्षांश गुजरता है, यहाँ से कौन सा देशांतर गुजरता है, अक्षांश यहाँ से, तो यह आपको जानना होगा। अब चलते हैं हम अपने भारत की ओर। दोस्तों देखो, अब आपको पता हो गया होगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो जैसे पृथ्वी 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है, तो कह सकते हैं हम भारत पूर्वी तथा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कैसे? जैसे पृथ्वी 0 डिग्री, तो भारत यहाँ है, कर्क रेखा यहाँ है, तो भारत ये स्थित है। तो ये कहाँ उत्तरी गोलार्ध है, ये कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कौन से में हो गया? उत्तरी गोलार्ध में। अब हम अक्षांश को देखकर बता रहे हैं। अब यहीं देशांतर देखते तो क्या होता? जैसे देशांतर से देखा जाए तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? अब देशांतर ये होगा पश्चिमी, ये हो गया पूर्वी। तो देशांतर के आधार पर भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो आपको ये दोनों बातें समझ में आई। अब भारत की स्थिति एवं विस्तार हम दोस्तों अगली क्लास में अपना टॉपिक शुरू करेंगे। सब आप इतना कवर कीजिए, उसके बाद हम आगे की क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको यह दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एशियन क्लासेज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे अगली वीडियो आएगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।